हेलो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, कैसे हैं आप सब। क्लास 9th में आप एंटर हो चुके हो और अब एक तरह से मैं कहूँ तो ये आपकी फाउंडेशन क्लास है। किसकी? आपके कैरियर की। अब देखिए, अब तक जो आपने क्लासेस पढ़ी है 8th क्लास तक, यहाँ से आप एक टोटल डिफरेंट पैटर्न देखेंगे अपनी स्टडी का। स्पेशली मैं साइंस की बात करूँ तो साइंस, थ्योरेटिकली साइंस अब तक आप पढ़ रहे थे, जिसमें कुछ लास्ट में क्वेश्चन होते थे बुक के अंदर, उनके आपको सिंपल बस एग्ज़ाम में आंसर देने थे, जिनके आंसर्स आपको ऑलरेडी नोट्स पे मिलते थे। ठीक है, अब कुछ अलग पैटर्न बनना पड़ेगा, अब आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। अब तक आप जो न्यूमेरिकल सोल्व करते थे, जिनको आप मैथमेटिक्स में क्वेश्चंस थे, एक्सरसाइज सोल्व करते थे, वो केवल मैथमेटिक्स में क्या करते थे, अब साइंस में भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। न्यूमेरिकल्स हम जिन्हें बोलेंगे कि आपको मल्टीप्लाई, डिवीज़न, अब साइंस में भी जो भी ऑपरेशन आपने मैथमेटिक्स पढ़ी है वो अब फिजिक्स में भी आपको अप्लाई करके चलना पड़ेगा। साइंस तक तो एक साइंस हुआ करती थी, लेकिन अब हम इनको डिवाइड कर देते हैं। अब क्या होगा कि आपको 5 चैप्टर बायोलॉजी के देंगे, जो कि एक साइंस की स्ट्रीम है, 5 चैप्टर कुछ केमिस्ट्री देंगे और कुछ ऐसे 5 चैप्टर आपको फिजिक्स के देंगे। तो इस सीरीज़ में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम फिज़िक्स के चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो आपकी एनसीईआरटी बुक में तो चैप्टर नंबर 8 है, लेकिन फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 काउंट होगा। हम जो सिलेबस कवर करने वाले हैं वो सिलेबस देखो आपका सीबीएसई, आरबीएसई, अगर आप एनटीएससी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या साइंस ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए भी उनके क्वेश्चन अगर हमारे पास हैं तो हम वो भी सॉल्व करेंगे, उनकी प्रैक्टिस करवाएंगे और साथ साथ में वो सारे टॉपिक कवर करेंगे जो इन एग्ज़ाम्स में आते हैं। लेकिन हमारा मेन मोटिव एनसीईआरटी बुक लेके चलना है। एनसीईआरटी के तो सारे क्वेश्चंस हमें करना ही है, चाहे इंटेक्स क्वेश्चंस हो चाहे एक्सरसाइज क्वेश्चंस हो। ठीक है, तो आज हम ये चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। वो चैप्टर कौन सा है? मोशन। मोशन से स्टार्ट करते हैं। देखो, मोशन वर्ड आपने सुना है, क्या कहेंगे, किसे कहेंगे मोशन वर्ड? इसका क्या मीनिंग निकालोगे? अब आप चारों तरफ अपने देखिए, आपके चारों तरफ आप देखते हैं, अगर आप मूव कर रहे हैं या बाहर खड़े हैं, ठीक है, तो एक तरह का मोशन होता रहता है। अभी आपके रूम में अगर आप हैं तो आपका फ़ैन मोशन में है, वो भी एक तरह का मोशन है। आप कहते हो पंखा चल रहा है। बाहर खड़े हैं तो कोई बाइक वाला जा रहा है तो बाइक आप कहते हो मोशन में है। कोई कार जा रही है तो कार आप कहते हो मोशन में है। अर्थ आप देखते हो कि अर्थ चारों तरफ रोटेट होती है, किसके? सन के। आप क्या कहते हो कि अर्थ मूव कर रही है। मूव करना मतलब आप सिंपल क्या कहते हो कि मोशन में है। तो आज हमारा फर्स्ट चैप्टर हम मोशन से स्टार्ट कर रहे हैं और इस चैप्टर में हम सबसे पहले मोशन का जो ऑपोजिट वर्ड है पहले उसके बारे में डिस्कस करते हैं, और वो वर्ड कौन सा है? रेस्ट वर्ड है, जो आपको भी बहुत पसंद है। आप भी चाहते हो, लॉकडाउन में काफ़ी रेस्ट भी कर रहे हो। ठीक है, तो रेस्ट वर्ड पहले हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ द मीन बाय रेस्ट, और रेस्ट का जस्ट ऑपोजिट क्या होता है? मोशन होता है। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि रेस्ट हम किसे बोलेंगे। ठीक है, तो अब देखो, अगर आप चारों तरफ अपने रूम में जहाँ बैठे हैं, जहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं, आप जिस पलंग पे बैठ के या किसी चेयर पे बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं, तो वो दोनों चीज़ें आपके लिए रेस्ट पे है। आपके रूम में सामने मान लो कुछ भी, कोई भी डेकोरेटिव आइटम रखा हुआ है तो आपके लिए रेस्ट पे। कोई बुक्स रखी हुई है सामने सेल्फ पे, वो आपके लिए रेस्ट पे, ये तो कहोगे। और उसी विंडो से बाहर देखोगे, अगर एक कार जा रही है, एक बस जा रही है, ये ट्रेन जा रही है, कुछ भी जा रही है, कोई भी ऑब्जेक्ट जा रहा है, आप क्या कहोगे कि वो मोशन में है। तो रेस्ट का मतलब क्या हुआ? जो एक जगह रुकी हुई है, टिकी हुई है, उसे हम रेस्ट बोलते हैं, और जो मूव कर रहा है उसे मोशन करते हैं। अब यहाँ पे मोशन और रेस्ट, क्या एक्चुअल में कोई चीज़ ऐसी है क्या जो रेस्ट पे ही है या मोशन में नहीं है, या मोशन में है या रेस्ट पे नहीं है? देखो एग्जांपल लेता हूँ, ज़्यादा एग्जांपल से बेटर समझ में आएगा। जैसे मान लो कि मैंने, ये कोई बुक है, अब इस बुक को मैंने ऐसे सिर पर रख दिया, मेरे सिर पर रख दिया। अब आपसे क्वेश्चन है मेरा कि ये बुक रेस्ट पे है कि मोशन पे है? आपने कहा सर ये बुक रेस्ट पे है, क्योंकि इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। नहीं हो रही है, ये तो हो रहा है। लेकिन मैं पूछूं आपसे कि बुक कहाँ रखी हुई है? आप कहोगे सर बुक आपके ऊपर रखी हुई, आपके सर पे रखी हुई है। तो मैं कहूँगा क्या मैं रेस्ट पे हूँ क्या? आप कहोगे हाँ आप सर रेस्ट पे हो। मैं कहूँगा कि मैं कहाँ खड़ा हूँ? जैसे बुक मेरे ऊपर है तो मैं किसके ऊपर हूँ? तो आप कहोगे सर आप फर्श पे खड़े हैं।
क्वेश्चन आएगा कि सर फर्श रेस्ट पे है कि मोशन, आप कहोगे रेस्ट पे है। फर्श किस पे बना हुआ है, आप कहोगे अर्थ पे बना हुआ है। अब बताओ मुझे कि अर्थ पे बना हुआ है तो अर्थ मोशन पे है या रेस्ट पे है। अब आप 2 मिनट चुप हो गए। अर्थ मोशन पे है रेस्ट पे है, ऑब्वियसली अर्थ मोशन पे है। अर्थ अगर मोशन कर रही है और उसके ऊपर मेरा फर्श रखा हुआ है तो अर्थ के साथ क्या मेरा फर्श मूव नहीं करेगा। आप जिस कार में बैठ के जा रहे हैं वो कार अगर मूव कर रही है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो क्या आप रेस्ट पे हैं या आप भी कार के साथ 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहे हैं, आप भी मूव कर रहे हैं। तो जैसे कार मोशन में है उसमें बैठने वाले सारे पैसेंजर मोशन में है, वैसे ही अर्थ के ऊपर रखा हुआ फर्श मोशन में है और फर्श पे खड़ा हूँ मैं मोशन में हूँ और मेरे ऊपर रखी हुई ये बुक ये मोशन में है। आगे समझ। तो आप तो कह रहे थे कि ये बुक रेस्ट पे है, लेकिन अब आप खुद अपने मुंह से कह रहे हो कि नहीं ये बुक मोशन में है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि कोई भी चीज़ पूरी यूनिवर्स में रेस्ट पे है ही नहीं। सब के सब मोशन कर रहे हैं। अर्थ सन के चारों तरफ मोशन कर रहा है, सन रेस्ट पे नहीं है। सन जिस सोलर सिस्टम का पार्ट है, जो आपकी पूरी गैलेक्सी बनी हुई, वो गैलेक्सी भी पूरी की पूरी क्या कर रही है, मूव कर रही है स्पेस के अंदर, वो भी रुकी हुई नहीं है। यानी अगर हम कहें कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा ही नहीं। कहीं से ले जाओ, इस अर्थ तो नहीं मिलने वाला, क्योंकि अर्थ पूरी मूव कर रही है और अर्थ पे जो कुछ है सब मोशन में, तो प्रॉब्लम हो गई। अब क्या करोगे, अब रेस्ट को आप कैसे बताओगे। तो देखो ये जो मैं आपको रेस्ट कह रहा हूँ उसे बोलते हैं एब्सोल्यूट रेस्ट, जो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करता ही नहीं है। कोई भी ऑब्जेक्ट एब्सोल्यूट रेस्ट एग्जिस्ट नहीं करता है, सब मोशन में है। तो फिर हम रेस्ट को कैसे डिफाइन करें, हम कैसे बताएं कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है कि नहीं है। तो इसका तरीका क्या है कि हम कौन उसको देख रहा है, किस रेफरेंस से आप उसको देख रहे हो, कौन उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि वो रेस्ट पे है कि नहीं है। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, आप कार में बैठ के जा रहे हैं, एक कार है जिसमें आप बैठ के जा रहे हैं, एक सुंदर सी कार है, ठीक है। पीछे वाली सीट आपका ड्राइवर चला रहा है और पीछे वाली सीट पे आप दो, ये आपका दोस्त और एक ये 2 जने बैठे हो आप पीछे वाली सीट पे। आप दोनों बात करते जा रहे हैं, ये बगल में आपका दोस्त बैठा, आप यहाँ बैठे हैं, कार आगे चल रही है। कार आप मान लीजिए 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। अब आपका दोस्त आपके लिए 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे है या रेस्ट पे है। आप कहोगे वो तो मेरे लिए तो रेस्ट पे है। आप जैसे रूम में बैठे बैठे आप कह रहे थे कि वो बुक रखी हुई है सेल्फ में, वो रेस्ट पे है, तो जैसे बुक की सिचुएशन थी वैसे तो आपकी दोस्त की सिचुएशन है। अगर उसे आप रेस्ट बोलोगे तो अपने दोस्त को भी तो आप रेस्ट बोलोगे। दोस्त के लिए आप रेस्ट पे हो। लेकिन अगर बाहर रोड पे कोई खड़ा है और वो आप दोनों को देख रहा है या आपको देख रहा है तो उसके लिए तो आप ऐसे 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे जाते हुए दिख रहे हो, आप तो मूव कर गए हो नहीं। तो अब उस पर्सन के लिए जो ऑन द ग्राउंड खड़ा है, जो खुद रेस्ट पे है, जीरो पे है, उसके लिए आप 80 किलोमीटर पर आवर से मूविंग ऑब्जेक्ट हो गए। लेकिन आपके दोस्त के लिए आप 0 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वाले ऑब्जेक्ट हो गए। यानी आपके लिए, आपके दोस्त के लिए आप रेस्ट पे हो गए, बाहर खड़े के लिए आप 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करने वाले ऑब्जेक्ट बन गए। तो रेस्ट का वर्ड हम डिफाइन कैसे करेंगे, हम देखेंगे किसी के रेस्पेक्ट में हम उस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे, तब हम क्या बोलेंगे कि ये रेस्ट पे है या मोशन में है। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो यहाँ मेरे रूम में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं मेरे लिए सब रेस्ट पे है, उनके लिए मैं रेस्ट पे हूँ। लेकिन मेरे रूम के बाहर देखूँगा मैं विंडो से, तो अगर कोई बाइक वाला जा रहा है तो बाइक वाला क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। यानी हम पोजीशन देखेंगे। जैसे आपका और आपके दोस्त के बीच में मान लीजिए सपोज 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है। कितनी है, 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है। टाइम स्पेंड हो रहा है, घड़ी चलती जा रही, घड़ी रुक रही नहीं है, टाइम चलता जा रहा है।
40 सेंटीमीटर, अब भी 40 सेंटीमीटर, अब भी 40 सेंटीमीटर, अब भी 40 सेंटीमीटर। यानी टाइम के रेस्पेक्ट में या टाइम के साथ साथ टाइम जैसे जैसे बीत रहा है आपके दोस्त की पोजीशन आपके रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है, तो आप क्या बोलोगे कि आपका दोस्त आपके लिए रेस्ट पे है। लेकिन मैं विंडो से देख रहा हूँ तो एक बाइक वाला पहले यहाँ था, फिर वो बाइक वाला यहाँ चला गया, फिर बाइक वाला वहाँ चला गया, फिर बाइक वाला वहाँ चला गया, फिर बाइक वाला वहाँ चला गया। तो अब टाइम भी स्पेंड हो रहा है और उसकी पोजीशन में भी क्या आ रहे हैं, ऐसे चेंजेस आते जा रहे हैं। तो ये चेंजेस जब आ रहे हैं, किस में चेंजेस आ रहे हैं, उसकी पोजीशन में चेंज आ रहे हैं। इस सिचुएशन में मेरी पोजीशन चेंज नहीं हो रही थी या उसकी पोजीशन मेरे रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही थी, टाइम चल रहा था, तब हमने कहा वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। और अगर टाइम के साथ साथ आपके ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती जाती है तो आप क्या बोलोगे, वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। तो जो पर्सन आपको बाहर से देख रहा है उसके लिए दोनों आप मोशन में हो, लेकिन दोनों एक दूसरे के लिए क्या हो, रेस्ट पे हो, क्योंकि आपकी पोजीशन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है टाइम के अकॉर्डिंग। तो ये रेस्ट है और ये मीनिंग क्या हो गया, मोशन का हो गया है। ठीक है, रेस्ट और मोशन आ गया। अब देखो क्या होता है कि अब पोजीशन, एक वर्ड और आता है पोजीशन। किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमें डिफाइन करने का एक तरीका अपनाते हैं और जिस तरीक़े को अपनाते हैं उसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बेसिक चल रहा है, अपन बेसिक मोशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं, चैप्टर पे आएंगे, ऐसे चैप्टर भी चल रहा था साथ में। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मीनिंग क्या होता है, आप सपोज एग्जांपल ले लीजिए। आप जैसे आपने अपनी मम्मी को कहा कि मम्मी मेरा फ़ोन खो गया है, मेरा फ़ोन कहाँ रखा हुआ है, मेरी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होने वाली है, मुझे पढ़ना है। आपकी मम्मी ने कहा कि आपका फ़ोन उस कमरे में पड़ा है, तो आपको एक पोजीशन दी, लेकिन अब आप उस कमरे में गए, उस कमरे में गए, आपने ढूंढा, आपको नहीं मिला। इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपको उस मोबाइल की पोजीशन के लिए जो रेफरेंस दिया गया है, वो कमरा रेफरेंस दिया है, वो रेफरेंस सही नहीं दिया है, एग्जैक्ट नहीं दिया। सही है पर एग्जैक्ट नहीं दिया। आप अंदर से दोबारा आवाज़ लगाते हैं, मेरे को तो यहाँ नहीं मिल रहा है मोबाइल, तो मम्मी वापस आवाज़ आती है कि उस लकड़ी वाले अलमारी के ऊपर देख। अब आपको उन्होंने एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस या पॉइंट ऑफ रेफरेंस, एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस दे दिया है। इतने बड़े कमरे के अंदर अब आपको यहीं लेके आ गए, एक लकड़ी वाली अलमारी के पास लेके आ गए। अब उस लकड़ी वाली अलमारी के पास आप गए, वो आपका रेफरेंस पॉइंट हो गया, उसके आसपास देखा और आपको फ़ोन मिल गया। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को हम बताने के लिए एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस लेते हैं, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कोई कहता है कि आपको कोई XYZ दुकान पे जाना है, XYZ कोई दुकान पे जाना है, आप उसके लिए एड्रेस पूछते हैं किसी से, तो वो क्या कहता है कि आप ऐसा करो, यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ, और यहाँ पहुँच के एक पोल लगा हुआ है, एक येलो कलर का पोल लगा हुआ है, उस येलो कलर के पोल से 3 किलोमीटर पे आपको बिल्कुल सामने दिख जाएगा आपकी XYZ दुकान। तो वो 3 किलोमीटर वाला जो पोल उसने बताया है वो पॉइंट ऑफ रेफरेंस हो गया। आपको पहले वहाँ पहुँचना है, यानी पॉइंट ऑफ रेफरेंस पे पहुँचना है, और उससे फिर आपको 3 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, तब आप एग्जैक्ट आपकी XYZ दुकान पहुँच जाओगे। तो ये जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस ले रहे हैं कि जहाँ से आप वहाँ उस पोजीशन पे पहुँचना चाहते हैं, ठीक है, उससे हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओरिजिन भी बोलते हैं। तो जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने पढ़े होंगे, अगर आप मैथमेटिक्स में पढ़ लोगे, तो मान लो जैसे मैंने ये एक 0 पॉइंट ले लिया, जैसे ये पोल ही हो गया वो, और इस पोल से ये 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर, 60 मीटर, 70 मीटर, तो ये पोजीशंस हो गई। अब मान लो यहाँ पे आपकी वो दुकान है, कौन सी, XYZ। तो ये XYZ दुकान आप किससे पहुँचे, इस पॉइंट ऑफ रेफरेंस से चल के पहुँचे, तो इसके लिए ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस हो गया है। यहाँ से हम इसकी पोजीशन देखेंगे, यहाँ से हम इसकी पोजीशन देखेंगे कि ये कहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये वर्ड आता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस या पॉइंट ऑफ रेफरेंस, हमारा पॉइंट आता है। ठीक है, तो ये हमारी रेस्ट और मोशन की डेफिनेशन हो गई है। और पोजीशन हम किससे बोलते हैं, पोजीशन के लिए हमें पॉइंट ऑफ रेफरेंस लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम उसकी पोजीशन को डिफाइन करते हैं।
चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। ये दो वर्ड आते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग है ये भी। देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब हमारे पास दो वर्ड आ रहे हैं, एक तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। हो सकता है डिस्टेंस वर्ड आपने काफ़ी सुना है और डिस्प्लेसमेंट भी सुना होगा, लेकिन कभी गौर नहीं किया होगा कि ये होते क्या हैं, क्या इनमें डिफरेंस होता है या दोनों एक ही बात होती है। इन पे कभी भी शायद हो सकता है कि आपने चर्चा नहीं की होगी। आज करते हैं इन पे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। स्कूलें खुलेगी, स्कूल खुलेगी, आप स्कूल जाओगे। ठीक है, मान लीजिए आप अपने कोई भी स्कूल वैन से आप जाते हैं, तो ये मान लीजिए आपकी ये स्कूल, ये आपका घर है और ये आपकी स्कूल है। ठीक है, और ये आपकी स्कूल की वैन आई या बस आई, कुछ भी आई, और वो आपको लेके इस तरह से चले गए। ये रास्ते आए, रास्ते में घूमते घूमते और आपकी वैन आपके स्कूल में पहुंच गई। तो अब देखो, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपने टोटल पाथ कवर किया है, ये 2 किलोमीटर है, 2.5 किलोमीटर, वॉट एवर इट इज़ कॉल्ड डिस्टेंस। इसे हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। जो एक्चुअल में आपने चल के गए हो, एक्चुअल में जो आप मूव करके गए हो। लेकिन अगर मान लो कि आपके घर में कुछ एरोप्लेन की, हेलीकॉप्टर की व्यवस्था है और आपकी स्कूल भी इतनी अच्छी है कि वहाँ पे हेलीपैड लगा हुआ है, तो आप अपने घर से निकले हेलीकॉप्टर में और अपने स्कूल पहुँच गए। अब इस सिचुएशन में भी आप स्कूल पहुँचे और यहाँ भी आपने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की, ये भी डिस्टेंस है। लेकिन ये डिस्टेंस कौन सी है? ये जो पाथ आपने कवर किया है वो इन दो पॉइंट का शॉर्टेस्ट पाथ है। ये कौन सा है? किन पॉइंट्स का? इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ये रहा इनिशियल पॉइंट जहाँ से आपने मोशन स्टार्ट किया, ये रहा फाइनल पॉइंट, और इन दोनों के बीच का सबसे शॉर्टेस्ट पाथ। मैंने ये इन दोनों पॉइंट्स का, आपकी स्कूल के घर के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ ये बताया है। क्या ये है क्या? आप इससे शॉर्टेस्ट पाथ मुझे बता दो आपके घर से आपके स्कूल पहुंचने का। नहीं है। इसका मतलब ये शॉर्टेस्ट पाथ है। इस शॉर्टेस्ट पाथ को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इसी शॉर्टेस्ट पाथ को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ये चीज़ समझ में आएगी नहीं? ये डिफरेंस समझ में आया कि नहीं आया? कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट अगर आप जाते हो तो जो आपका एक्चुअल पाथ है या जो आप टोटल पाथ है, आपका टोटल पाथ है इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, वो तो क्या होता है? डिस्टेंस होती है। और आपका उन्हीं दो इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसे हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो ये दो चीज़ तो ये हो गई। ठीक है, अब दोनों होने क्या है? पाथ है, ये भी पाथ है, ये भी पाथ है, तो इसकी यूनिट हमारे पास क्या आएगी? मीटर आएगी। किससे मेजर करते हैं इसको? मीटर से। और इसको भी हम मीटर से ही मेजर करते हैं। अरे भाई, हर एक चीज़ की यूनिट होती नहीं होती है। आप रूम का टेम्परेचर किस में मेजर करते हैं? डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं, या फिर आप मीटर मेजर करते हैं? मीटर मेजर नहीं करते। ठीक है, आप अपना वेट है, वो मास है, वो केजी में मेजर करते हैं या किसी और डिग्री सेल्सियस में मेजर थोड़ी करते हैं। तो हर एक फिजिकल क्वांटिटी मीनिंग क्या होता है? जिनको हम मेज़र कर सके, नाप सके, तोल सके, माप सके। रूम का टेम्परेचर, रूम का एरिया, रूम का वॉल्यूम, ठीक है, किसी चीज़ का फोर्स, इलेक्ट्रिक करंट, मास, टाइम, ये सब मेजरेबल है। इनको हम मेज़र कर सकते हैं, इनको फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। तो हर एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक यूनिट का यूज़ होता है। आपको कह दे कि अगर बाज़ार जाइए और बाज़ार जाके 2 चीनी लेके आइए। अब 2 चीनी क्या होती है? या तो 2 केजी होता है, तो ये 2 केजी आगे लगाओगे तो ही तो समझ में आएगा। 2 केजी भी हो सकते हैं, या 2 आप बोल सकते हो पैकेट भी हो सकते हैं, या अपन बोले कि 2 कट्टे भी हो सकते हैं।
अब 2 तो पैकेट भी हो सकते हैं, 2 कट्टे भी हो सकते हैं, 2 किलो भी हो सकता है। तो आगे आपको मेंशन करना है, ये नंबर से काम चलेगा, आगे मेंशन करना है कि केजी, ग्राम, टन क्या लेके आना है। तो यूनिट का बहुत बड़ा रोल होता है। तो हम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मेजर करते हैं वो हम मीटर में यूज़ करते हैं जनरली, ठीक है। प्रैक्टिकल लाइफ में हम किलोमीटर यूज़ करते हैं, लेकिन जो हमारी साइंस कम्युनिटी है बुक्स में हम इनको SI यूनिट बोलते हैं। इस SI यूनिट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम मीटर और मीटर ही यूज़ करते हैं। इनके लिए सिंबल यूज़ करते हैं जनरली X ही यूज़ करते हैं। साथ साथ में कई बुक में स्मॉल s भी यूज़ किया गया है, तो स्मॉल s भी अपन यूज़ कर लेते हैं। जो भी आपको लगे, कंफ्यूज मत होना, x और s गिवन हो तो, ठीक है। ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है। अब कई बार बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि ऐसी कौन सी सिचुएशन है, इन दैट सिचुएशन वी कैन से कि दैट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल, दोनों इक्वल, दोनों एक ही बात होगी। किस सिचुएशन में वही चीज़ डिस्टेंस है और वही चीज़ डिस्प्लेसमेंट है। वो सिचुएशन क्या है कि अगर मान लो ये आपका कोई पॉइंट, यानी आपका हाउस मान लो और आपकी स्कूल बिल्कुल सामने है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे, ये पॉइंट बिल्कुल सामने है, बिल्कुल नाक की सीध में बोले अपन वैसे बिल्कुल सामने है। तो आप यहाँ से यहाँ चलोगे तो अब ये तो आपका टोटल पाथ है, यानी ये तो आपकी डिस्टेंस है। और अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछे तो दोनों पॉइंट का शॉर्टेस्ट पाथ भी यही आने वाला है, यानी यही क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो यही डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट। किस सिचुएशन में, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन में अगर ऑब्जेक्ट चलता है, स्ट्रेट लाइन में चलता है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस बराबर होते हैं। यानी ये पॉसिबल है, क्या पॉसिबल है कि आपका डिस्टेंस है वो इक्वल हो सकता है किसके, डिस्प्लेसमेंट के। किसके इक्वल हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि आपकी जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट हो, ऐसा भी पॉसिबल है। ये रहा एग्जाम्पल, यहाँ से आप जाओगे तो ये 2.5 किलोमीटर आया, मान लो आपका घर आपकी स्कूल से 2.5 किलोमीटर है, लेकिन ये बात आपको पता है कि अबाउट मान लो ये 1 किलोमीटर ही आता है। तो डिस्टेंस ज़्यादा हो सकती है और हमेशा डिस्टेंस ज़्यादा ही होगी, या तो बराबर होगी इस केस में, या डिस्टेंस ही हमेशा ज़्यादा होगी डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि आपकी जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट से कम हो जाए, ये कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे शॉर्टेस्ट पाथ ये है और डिस्टेंस भी यही हुई। और इस केस में अब ऐसा नहीं हो सकता कि ए और बी के पॉइंट में आप पाथ कोई भी ले लो, इससे बड़ा पाथ ही मिलने वाला है, या तो ये मिलेगा या इससे बड़ा पाथ ही मिलेगा। अगर आप ऐसे भी आते हो ए से बी, तो ये डिस्टेंस है और ये डिस्प्लेसमेंट है, ये पाथ बड़ा है, ये पाथ छोटा है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे एग्ज़ाम जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स हैं उनमें ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक बात और होती है, वो बात क्या होती है कि डिस्प्लेसमेंट क्या जीरो हो सकता है क्या, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कोई भी जीरो हो सकता है क्या? तो आंसर है डिस्टेंस तो कभी भी जीरो नहीं हो सकती, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव करना शुरू करे, कोई ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू करे और वापस वहीं आ जाए, अगर वो मूव करेगा नहीं, वहीं का वहीं रहेगा, तो ना डिस्टेंस है ना डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन मूव करने के बाद, मोशन करने के बाद तब क्या पॉसिबल है कि वो मोशन भी कर चुका है, मूव अपनी जगह से हो चुका है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट उसका जीरो आ रहा है। क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है, लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकती। अगर वो मूव कर गया तो कुछ ना कुछ चला है, वो जो चला है वो ही डिस्टेंस में काउंट होगा। तो यहाँ देखो, अगर ये ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ से स्टार्ट होके और वापस घूम के यहीं आता है, तो आपकी डिस्टेंस तो क्या होगी? ये टोटल पाथ डिस्टेंस होगी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या थी? डिस्प्लेसमेंट क्या था? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो ये तो आपकी इनिशियल है और यही आपकी फाइनल है, तो यही आपका पॉइंट हो गया। तो यहाँ दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट पे आ गए, इनिशियल पॉइंट भी ए पॉइंट पे है, फाइनल पॉइंट भी ए पॉइंट पे। इसका मीनिंग आपका डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? जीरो आ गया। तो पॉसिबल है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकती।
ये बात समझ में आ गई आपको। तो ये हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को लेके हमारा टॉपिक था। और अब हम देखो इसमें एनसीईआरटी में क्वेश्चंस गिवन हैं वो हम देख लेते हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन जिनको बोलते हैं। तो देखिए आपकी बुक होगी आपके पास या स्क्रीन पे मैं शेयर कर देता हूँ। 8 या पेज नंबर 100 पे देखो, क्वेश्चन रीड करो। An object has moved through a distance. Can it has zero displacement? If yes, support your answer with an example. अभी मैंने आपको ये समझाया है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है और उसका एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है ये वाला। आप ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है तो भी यही सिचुएशन आएगी, वो घूम के वापस वहीं आता है। तो डिस्टेंस तो सरकमफ्रेंस के बराबर हो गए सर्कल की, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो काउंट होगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, 100 है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है ये, बुक के चैप्टर के बीच में क्वेश्चन आए हुए हैं। और सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का मैं आंसर दे चुका हूँ। ये क्या कह रहा है कि एक स्क्वायर फील्ड है, ठीक है, और वो 10 मीटर साइड उसकी, और एक फार्मर करता है इसके कॉर्नर पर चलता है, राउंड कंप्लीट करता है, वो 40 सेकंड लगाता है, 40 सेकंड्स में, यानी 40 सेकंड्स में वो पूरा राउंड कर लेता है, ऐसे घूमता है और 40 सेकंड अपना राउंड पूरा कर लेता है, ठीक है। यहाँ से मान लो उसका मोशन स्टार्ट होता है। अब वो रुकता नहीं है, क्वेश्चन कह रहा है वो रुकता नहीं है, वो कंटिन्यू मूव करता है और 2 मिनट 20 सेकंड तक वो चलता रहता है और फिर जाके वो रुक जाता है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका। तो देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक ये आया तो यहाँ तक 40 सेकेंड वो ख़त्म कर देता है। अब आपके पास टोटल कितने सेकेंड है, तो आपको पता है 2 मिनट्स है, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होती है, तो 2 मिनट्स में 120 और 20 सेकेंड और चल रहा है, यानी टोटल वो 140 सेकेंड मोशन करेगा। तो देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये घूम के यहाँ तक आया, 40 सेकंड दोबारा राउंड कंप्लीट करेगा, दोबारा 40, यानी 40 + 40 अगली बार 80 सेकंड हो गई, यानी 80 सेकंड स्पेंड हो चुकी है और 2 राउंड कंप्लीट कर चुका है। फिर दोबारा घूमेगा तो फिर कितना हुआ, फिर 40 सेकंड यूज़ हुई, उसको ऐड कर दो, यानी 120 हो गया। अब 20 सेकंड और चलेगा, वो कितना चलेगा, 20 सेकंड और चलेगा, यानी यहाँ पहुँच गए। अब यहाँ से 20 सेकंड चलेगा। तो देखो एक्चुअल में क्या है, ये 4 10 10, तो हम क्या देखते हैं कि मान लो ये सेकंड 10 सेकंड है, क्योंकि ये टोटल राउंड करने में 40 सेकंड ले रहा है, तो ये 10 सेकंड, ये 10 सेकंड और ये 10 सेकंड, ऐसे तो गया। तो अब 120, देखो पहले 40 सेकंड, फिर 80 सेकंड, फिर 120 सेकंड, वापस यहाँ आ गया 120 सेकंड। अब चलता है 20 सेकंड और, तो 10 सेकंड यहाँ पे लग रहे हैं, 10 सेकंड यहाँ पे। क्वेश्चन कह रहा है कि पूरा राउंड करने में 40 सेकंड लग रहा है, तो हमने डिवाइड कर लिया कि 10 + 10 + 10 + 10 40 हो गया। तो इसका मतलब लास्ट में ये यहाँ ख़त्म करता आके, तो ये आपका फाइनल पाथ हो गया। तो अब आपका डिस्प्लेसमेंट क्या पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस देखनी है। ऑब्जेक्ट ऐसे गया है तो ये डिस्प्लेसमेंट है, ऑब्जेक्ट अगर ऐसे 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 गया है तो भी ये डिस्प्लेसमेंट है। क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट जब निकालना है तो हमें केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे ध्यान रखना है। वो रास्ते में कैसे घूम के गया, कैसे नहीं गया, किस रास्ते से गया, उससे हमारा डिस्प्लेसमेंट निकालते वक्त कोई लेन देन नहीं है, ठीक है। तो हमारे लिए यहाँ से स्टार्ट करता है और 1-2 मिनट 20 सेकंड चलने के बाद में वो यहाँ ख़त्म करता है। तो ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, तो ये बन गया आपका स्क्वायर का डायगोनल। ये आपको निकालना है, आप ये निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। आपको पता है कि ये 10 मीटर है, ये 10 मीटर है, यानी ये तो साइड 10 मीटर है, ये 10 मीटर है, तो ये आप निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लीजिए। क्या होती है, 10 का स्क्वायर + 10 का स्क्वायर, यानी 2 × 10 का स्क्वायर कर दो, 2 × 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर तो 10 बन के बाहर आ जाएगा, √2 अंदर आ जाएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा। तो 10 √2 मीटर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और है इसमें, वो देख लेते हैं, फिर ख़त्म करते हैं क्लास आज की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू फॉर द डिस्प्लेसमेंट, कौन सी बात सही है डिस्प्लेसमेंट के लिए। पहला क्या रखा है, इट कैन नॉट बी जीरो, ये जीरो नहीं हो सकती, गलत बात है। हमने इसको जीरो प्रूव करके दिखाया है, तो जीरो हो सकती है, ये आपने इसको प्रूव करके दिखाया है। दूसरा, इट मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट, नहीं,
ये भी फॉल्स है, क्योंकि मैग्नीट्यूड हमेशा लेस देन ही होता है। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड वर्ड कहाँ से आ गया बीच में, ये क्या होता है? मैग्नीट्यूड का मीनिंग क्या होता है, जिसको हम सिंपल वैल्यू बोलते थे। जैसे आपको मैंने कहा कि आप कितनी चीनी लेके आए, आपने कहा 2 kg, तो वो 2 वैल्यू है, जिसको आप बचपन में या छोटी क्लास में आप वैल्यू रखते थे, मैथमेटिक्स में वैल्यू पुट करो, तो जो वैल्यू वर्ड है ना, वही अब यहाँ मैग्नीट्यूड बन गया है। उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड, वैल्यू, मान, ठीक है, नंबर पुट करो, तो वो क्या है? मैग्नीट्यूड ही है। अब थोड़ी बड़ी क्लास में उसका नाम क्या कर दिया है? मैग्नीट्यूड कर दिया। तो इसको मैग्नीट्यूड समझिए आप, एक नंबर है। जैसे मान लो कि आपका ये अभी आया है कि डिस्प्लेसमेंट आपने निकाला, आपने क्या निकाला है? मैग्नीट्यूड निकाला है। डिस्प्लेसमेंट का कितना मैग्नीट्यूड आया? 10√2, ये मैग्नीट्यूड है। यानी जो आपका आंसर आ रहा है वही मैग्नीट्यूड होता है, और उसके साथ कौन होती है? यूनिट होती है उस फिजिकल क्वांटिटी की। जैसे यहाँ डिस्प्लेसमेंट था तो आगे अपन ने मीटर लगा दिया, ठीक है। तो ये दोनों बात ही फॉल्स है इस क्वेश्चन में जो दे रखी है, ना तो वो 0 हो सकता है, और हमेशा डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस से कम ही होगा, बराबर हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही क्वेश्चंस करते हैं, इतना ही पढ़ते हैं, और अगली क्लास में मिलेंगे हम। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड, वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।